को जो तंबू में बिठा करके मुझे चीज़ें वायरल की, सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, सब कुछ है। ये मुझे फौजी पसंद है। माँ को सपोर्ट करने के लिए बर्तन तक साफ किए हुए हैं मैंने। समाज शास्त्र में एक कहावत है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। कौन नहीं बदलना चाहेगा? अगर बदलाव नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, और विकास के लिए बदलना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम, जब वो शूटिंग करता है तो उसे लोग कहते हैं कि अंजलि, जब वो घर पे होती है तो उसे माँ बेटे के नाम से बुलाती है, और जब वो पिता के सामने होती थी तो पिताजी उसे पंडित जी कह के बुलाया करते थे, और दुनिया उसे पूनम पंडित के नाम से जानती है। एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो आज दुनिया के हर देश में जाना जाता है, पहचाना जाता है। आज उस्मान सैफ़ी आपकी उसी शख्सियत से मुलाकात कराने के लिए उनके घर पर आए हुए हैं, जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। उनका सचमुच जो उदय हुआ है, वो जब 3 कृषि कानून लागू हो रहे थे, उसके बुनियाद रखी जा रही थी आंदोलन की, और गाजीपुर बॉर्डर से सचमुच पूनम पंडित का उदय हुआ था। इससे पहले भी उन्होंने कई काम किए हैं। कभी वो ब्यूटी पार्लर चलाती थीं, तो कभी शूटिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती थीं। आगे भविष्य में वो क्या करना चाहती हैं, उन्हीं से पूछेंगे। पूनम पंडित की जुबानी, उन्हीं की कहानी। बस मैं आवाज़ बनना चाहती हूँ कि उनकी आवाज़ मैं उठा सकूँ। कुछ जब आए हैं इस जहाँ में तो किसी के लिए कुछ करके जाएँ। अपने लिए तो ज़माना करता है। और अभी आप बोल रहे हैं कि ब्यूटी पार्लर, देखिए मेरे परिवार बहुत ज़्यादा नॉर्मल फैमिली से मैं हूँ। तो मेरे फादर साहब 2011 से ही बीमार रहते हैं। मेरी मदर भी जॉब करती थी फैक्ट्री में, और मेरी सिस्टर है। उससे पहले मेरी मदर गाँव में खेत में जॉब करती थी, खेत में जाती वो करने के लिए, मज़दूरी करने के लिए, सॉरी, मज़दूरी करने जाती थी। मेरी बड़ी बहन भी वही करती थी। मेरे भाई इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो भी एक फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। तो एक बहुत उससे हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए, बहुत कुछ देख करके यहाँ पर आए हुए हैं। और रही ऐसे लोगों की विरोध करने वालों की, ऐसे ही मुझे कोई हिला नहीं देगा। मजबूती से पैर दबा करके आई हूँ। और इस तरीके से फिर 2012 में मैंने कुछ और पढ़ाई भी मैंने की है। मैंने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से। तो मैंने पढ़ाई करने के बाद फिर मैंने कहा ब्यूटिशियन का करते हैं, अच्छे से अपने घर पे रहेंगे, घर पे ही सब कुछ व्यवस्था होगी। उसके बाद 2013 में मैंने शूटिंग, 2012 के लास्ट में मैंने शूटिंग ज्वाइन की। तो फिर मेरे शूटिंग करियर मैंने 2018 तक मैंने शूटिंग किया। 2018 में नेपाल में ओपन से इंटरनेशनल में मेरा गोल्ड मेडल हुआ। तो उसके बाद जिम्मेदारी मुझ पर बहुत ज़्यादा, मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी 28 नवंबर को 2013 में। तो जिम्मेदारी फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि बड़ी बहन की शादी हो गई, छोटी बहन बहुत छोटी थी, भाई भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे। गांव में हम लोग यहाँ पे रहते हैं, तो इसमें जिम्मेदारियों के साथ साथ फिर मुझे शूटिंग छोड़नी पड़ी। उसके बीच में शूटिंग मैंने की, मेरे पापा ने मुझे हेल्प किया 2013 में, बड़े पापा ने, इंस्पेक्टर साहब ने। तो उसके बीच भी कभी कभी ऐसा होता था कि मैं थोड़ा सा हेजिटेशन महसूस करती थी उनसे बोलने के लिए। तो मैंने घर पे अपने सिलाई वगैरह, मुझे मतलब मैं, आप कह सकते हैं कि मैं एक पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। चाहे वो बेटी जो हो सक्षम होती है, आप सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुछ भी लगा लीजिए, पेंटिंग्स में, सब चीज़ में परिपूर्ण हूँ। मतलब हाँ, सर्वगुण संपन्न आप कह सकते हैं। तो एक बेटी को जो चीज़ आनी चाहिए, मैं हर चीज़ में मैं वो भी करती थी। मैं पापा को हर छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताती थी, मैं वो भी करती थी। और उस चीज़ में फिर उसके बाद मैंने जॉब की एज ए बाउंसर 2018 में। 2018 में जब मैंने जॉब की, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो स्पोर्ट्स पर्सन को जॉब मिल जाती है किसी सेलिब्रिटी के पास में, और अच्छे व्यक्ति के पास में कर सकते हैं आप जॉब। जॉब का एक्सपीरियंस था, अच्छा था वो भी। लाखों की संख्या में वहाँ पे भीड़ होती थी, और एक अकेली लड़की मैं वहाँ बाउंसर थी। सारे बॉयज़ बाउंसर थे मेरे, सभी पूरा टीम जितने भी बाउंसर थे वहाँ पे, सभी ने मुझे बहुत प्यार किया। और जिनके यहाँ मैं जॉब करती थी, आपको पता ही होगा, मिस सपना के यहाँ मैं जॉब करती थी, उन्होंने भी बहुत प्यार किया। ये अलग बात है कि उन्होंने किसानों को सपोर्ट नहीं किया, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, उनकी वो पर्सनल लाइफ है। बाकी उन्होंने मुझे वहाँ पे बहुत सारा प्यार दिया, उनके परिवार ने भी, और अच्छा एक्सपीरियंस था उनके यहाँ पे भी मेरा। और अब मैं 2018 में, फिर 2019 में शादी थी मेरी सिस्टर की, मैं जिम्मेदार हूँ अपने घर की। तो उस दौरान मैंने जॉब छोड़ दिया था 2018 को, लास्ट 21 दिसंबर को मेरी लास्ट जॉब थी उनके पास में। और उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दिया, फिर बहन की शादी में लग गई, क्योंकि शादी शुरुआत में ही थी मार्च में, 8 मार्च की मेरी सिस्टर की। उसमें लगने के बाद ये कोरोना ये जॉब, सब जॉबलेस हो गई। पूरा भारत उस चीज़ से जूझ रहा था, जब नेताओं के कोई बयान नहीं आते थे, पूरा भारत उस समस्या से जूझ रहा था, मजदूर और हम परेशान थे। उस दौरान भी मेरी इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ, कुछ भी नहीं था ऐसा।
लेकिन फिर भी बस मुझे खड़े रहना ही ऐसा लगता था कि मैं साथ दे रही हूँ। मैं उस दौरान भी साथ रहती थी। और भी गांव समाज है, अभी कोई ऐसी परेशानी होती है तो पूरा समाज गांव मेरे साथ रहता है और मैं उनके साथ में होती हूँ। और अब फिर किसान आंदोलन आ गया, जब रोटी की बात आई, जो जिस अन्न को हमने खाया उस किसान का, मैं महिला मजदूर किसान की बेटी हूँ जो दूसरों के खेतों में काम करते थे, तो हम तो जानते हैं उनको सपोर्ट भी है। 9 साल की उम्र में ये चावल लगाना मैं जानती हूँ, मूंजी लगाना, ज्वार बाजरे सब काटना, फसल बोना अच्छे से जानती हूँ। सारी फसलें ज़्यादातर मैं बो लेती हूँ जो हमारे उत्तर प्रदेश में होती हैं। 8-10 फसल मैं बो सकती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं बो सकती हूँ। फिर मैंने अपनी मदर की 9-10 साल की उम्र में हेल्प की थी जब वो मजदूरी करने जाती थी। तो उसके बाद में आंदोलन में जब रोटी की बात आए और देश की बेटी ना पूनम जी, बोले। वो आंदोलन की बात कर रही हैं आप, तो आंदोलन का वो पहला दिन बताइए, क्योंकि आपकी जो पहचान है पूरी दुनिया में वो गाजीपुर बॉर्डर से है। जी। तो वो पहला दिन कैसा रहा, कैसे पहुंची आप गाजीपुर बॉर्डर पे? देखिए, मेरे बहनोई साहब हैं, वो जा रहे थे दिल्ली में किसी से मिलने, तो वो बोलने लगे बेटा तुम नीचे ही बैठे रहना। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं बैठूंगी, मैं गाड़ी में नहीं बैठ सकती भैया ज़्यादा देर, या तो मुझे ऊपर लेके चलो, नहीं तो मुझे बॉर्डर पे छोड़ दो, मैं देख लूँ किसानों का क्या हाल है। क्योंकि ज़्यादातर आप देख रहे थे जी न्यूज़, आर भारत, इन सब पे बवाल ही दिखाया जा रहा था पूरे देश का। खालिस्तानी बैठ गए, पाकिस्तानी बैठ गए, किसान आतंकवादी बैठ गए, ये वो। मैंने कहा मैं माहौल देख लेती हूँ। लेकिन जो परिवार का सदस्य होता है वो थोड़ा सा डर जाता है, आपने भी देखा होगा। तो कि भाई शाम के टाइम की वैसे बात थी और सर्दियों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जावे, तो वहाँ पे मैंने कहा छोड़ दो आप मुझे। वो कहने लगे नहीं नहीं, माहौल हो सकता है ठीक ना हो, टीवी पे तू देख ही रही है। तो मैंने कहा नहीं कोई नहीं, हम अगर ठीक है तो पूरा माहौल ठीक है। तो उन मेरी जिद करने के बाद उन्होंने मुझे 4 बजे के करीब वहाँ पे छोड़ दिया। तो उनको आना था आधा घंटे में, लेकिन उनको 2 घंटा लग गया आने में। तो मैंने पूरा बॉर्डर का मैंने पूरा चक्कर लगाया अकेले ही? अकेले, पूरे अकेले। मैं इधर से उधर घूमने लगी, इधर से उधर। 3 किलोमीटर का फासला रहा। हाँ, मैं पूरा मतलब मैंने बॉर्डर वहाँ से वहाँ तक और घूमना। फिर मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, सब इतने प्यार से रह रहे हैं वहाँ पे, सब एक दूसरे का इतने सम्मान से रह रहे हैं और महिलाएं वहाँ खाना बना रही हैं। फिर मुझे लगा कि मुझे सुबह भी जाना चाहिए। मैंने कहा मैं और देखूँ कि कितनी सर्दियाँ हैं, बुजुर्ग लंगर सेवा चला रहे हैं, भंडारे चला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, बैठे हुए हैं वहाँ पे और ठंड में सुकड़ रहे हैं, कोई बीमार हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। फिर मैंने घर पे नहीं बताया, मैं सुबह को खुद अकेली गई बुलंदशहर से। मतलब अब पहले दिन तो आप चली गई थी उनके साथ? हाँ, फिर अगले दिन मैं अकेली गई। उससे नेक्स्ट डे मैंने वेट नहीं किया, मुझसे पूरी रात मतलब मैं वही सोचती रही। मैं सुबह 3:45 पे मैंने सोचना बंद किया, तब जाके आराम से सोई, पूरी रात सोचती रही। फिर सुबह 8, 9, 10 बजे मैं फिर चली गई थी दोबारा से बॉर्डर पे। और उस दौरान व्यवस्था भी ऐसी नहीं थी कि मुझे कोई ले जाए, कोई ये मतलब मैंने अपनी जान पहचान में से गाड़ी मांगी। और मुझे नहीं बोलनी चाहिए, चलो मैं बोलती नहीं, छोड़ देती हूँ बात को। और जैसे लोग भाषण देते हैं, ज्ञान ज़्यादा बांटते हैं। मेरी मदर मेरी सिस्टर के पास थी, क्योंकि मेरी सिस्टर की उसी दौरान डिलीवरी हुई थी, छोटी वाली की, और अक्टूबर में, तो मेरी मदर उसके पास थी। तो मैं अकेली यहाँ से गई बिल्कुल। फिर मैंने देखा महिलाएं प्याज काट रही हैं, लहसुन छील रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। उसमें जेंट्स भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, जो आदमी थे वो भी। लेकिन मैंने देखा बॉर्डर पे एक चीज़ मुझे खली, अब मुझे नहीं पता वो सही खली या गलत खली, वो मैं छोड़ती हूँ। जिन्होंने मुझे प्यार किया है जनता के ऊपर, वहाँ जितने भी इंटरव्यूज़ होते थे वो सारे के सारे जेंट्स के होते थे, किसी महिला का कोई इंटरव्यू नहीं था। सही बात। कोई महिला बॉर्डर पे बोलने के लिए तैयार नहीं थी, कोई बेटी बोलने के लिए बॉर्डर पे तैयार नहीं थी। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही दिन देखी, मैंने ये चीज़ देखी 4 दिन लगातार। अच्छा। मैंने कहा मैं देखती हूँ कि बॉर्डर पे सारे इतने एक्टिविस्ट आते थे, लेकिन उस दौरान कोई बेटी बॉर्डर पे एक्टिविस्ट भी नहीं आई थी, जिस दौरान की मैं आपको बता रही हूँ। कोई महिलाएं नहीं बोलती। तो मैंने उनको बोला, अम्मा को, मैंने कहा अम्मा आप लंगर सेवा ही करती रहोगी? मैंने कहा आपका आंदोलन में सबसे ज़्यादा भागीदारी है, सही बात। ठीक, आप क्यों नहीं बॉर्डर पे बोल सकती हो? आप भी बोलो, अपनी आवाज़ बुलंद करो। और एक महिला, जब मैंने पढ़ा है, मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे बताया है, चाहे वो देश की रक्षा के लिए माननीय इंदिरा गांधी जी, चाहे वो देश आज़ादी के लिए माननीय झांसी की रानी, और आप इतनी सारी झांसी की रानी हुई है हमारे दुर्गाएं, देश में, बहुत बहुत सारी दुर्गाएं जिनका हमको पूरे रूप से ज्ञान भी नहीं है। हमसे पहले अहिल्याबाई जी, है ना, इतनी सारी चीज़ें, बहुत सारी जो हमारी महिलाएं हुई हैं। तो मैंने कहा वो बोलती थी उस ज़माने में, उनकी आवाज़ें इतनी बुलंद होती थी, सोशल मीडिया नाम की चीज़ नहीं होती थी। तो आप सिर्फ
भोजन बनाने, बच्चे पैदा करने या भोजन खिलाने या घर में रहने के लिए नहीं है। देश में इतने आईएएस पीसीएस हुई हैं महिलाएं, देश की प्रधानमंत्री महिलाएं हुई हैं। कमला हैरिस देख लीजिए, इंदिरा गांधी जी देख लीजिए, झांसी की रानी देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए XYZ जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया है। तो आप यहाँ पर बोलिए। तो वो बोलती थी कि बेटा पूरा दिन 50-50 किलो प्याज काटते, 50-50 किलो मटर छोलने में लग जाता है, कहाँ हमें टाइम मिलता है। फिर वहाँ लड़कियाँ होती थी, वो लड़कियाँ भी जो आपने देखा सरदारनी जो है, सभी सेवा कर रहे हैं वहाँ, लेकिन सरदारनी जो जितनी थी वहाँ ज़्यादातर सरदार लोग थे, वो क्या सेवा में विश्वास रखते हैं, TRP में नहीं। मैंने भी उनके बना हुआ हाथ का खाना खाया है। मैं भी गया हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे, मैं देखा है वाकई कि वो लोग कितनी ईमानदारी से काम कर रहे थे। तो मतलब कुल मिला के उन महिलाओं को देखकर, अपने पूर्व में जो देश की महिलाओं ने जो नाम रोशन किया है, उनको देखकर आपको प्रेरणा मिली वहाँ से आवाज़ बुलंद करने की। चौथे दिन जब मैंने 3-4 महिलाओं से बोला, औरतों से भी, तो वो बेटा हम तो सेवा करने में खुश हैं ये वो। तो मैंने कहा मैंने 4 लोगों से बोला, कोई नहीं आया। मैंने कहा कोई नहीं आया। तो इसका मतलब हम अगर गलत चीज़ को सहन करते रहेंगे तो हम गलत हैं। ये चीज़ मुझे गलत लग रही है, खल रही है कि कोई औरत क्यों नहीं बोल रही, कोई महिला क्यों नहीं बोल। मैंने कहा मैं शुरुआत इससे अपनी करती हूँ। तो एक भाई थे और आंखों देखी चैनल वाले, सबसे पहला इंटरव्यू तो मैं बाबा के बराबर में खड़ी थी, ताऊ जी के, बिल्लू ताऊ जी के। तो वो बोलने लगे बेटी हमारी है, इससे भी पूछो। तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाई थी शाम के टाइम। तो मैंने कहा मैं भी सपोर्ट करती हूँ आंदोलन को, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, बस ये 2-4 शब्द मैं बोल पाई। लेकिन जब मैंने पूरा भ्रमण करने के बाद देखा कि कोई महिला नहीं बोल रही, फिर एक NUBT चैनल से वो है चौहान है, ज्योतिष चौहान, तो उन्होंने बोला, गजेंद्र है एक, उनके 3-4 माइक वाले एक साथ आ गए थे, गजेंद्र, AR न्यूज़ इंडिया, वॉइस न्यूज़, नेशनल लीडर, 3-4 चैनल, कि मैडम कुछ बोलोगी। ट्रैक्टर पे मैं बैठी हुई थी, तो बोलने लगे मैडम ट्रैक्टर पे बैठी हो, चलाना भी आता है। मैंने कहा मैं महिला किसान की बेटी हूँ, चलाना भी आवे। 7-8 तरह की खेती करना जानती हूँ। हाँ, मैंने कहा चलाना आवे या दिमाग को ठीक रखी हो। कभी ये मत सोचना कि किसान की बेटी है और जीन्स पैंट पहन के रही है तो ऐसी कमजोर सी होगी। तो उन्होंने कहा इनका इंटरव्यू करते हैं। फिर वो इंटरव्यू उन्होंने 4-5 माइक लगा के, बहुत सारे चैनल थे इसमें, PRV वगैरह 7-8 चैनल एक साथ थे, तो उन्होंने मेरा वो इंटरव्यू किया। वो उस इंटरव्यू को 1.5 दिन के अंदर अंदर वो इंटरव्यू मेरा मिलियन में चला, सभी चैनलों पे मिलियन में जब इंटरव्यू चला। तो वो मैडम इंटरव्यू करना, पूनम पंडित इंटरनेशनल शूट, ट्रैक्टर लेकर के आ रहे हैं, ट्रैक्टर से सपोर्ट कर रहे हैं। और पहली बेटी ऐसी मैं हूँ जो मैंने किसान आंदोलन के समर्थन में सबसे पहली पंचायत मैंने की, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जब किसान आंदोलन चला था उसमें पंचायतें नहीं होती थी सपोर्ट में, तो 16 जनवरी की वो दिन थी जब 26 जनवरी के लिए किसानों का आह्वान करने के लिए मैं बंडा गई, शाहजहानपुर, लखीमपुर खीरी, 5 जिलों का प्रशासन वहाँ लगाया हुआ गया था कि वो बेटी आ रही पंचायत करने, उसको पंचायत मत करने देना। और जब मैं लोवर टी-शर्ट के ऊपर साड़ी पहन करके गई, मैंने साड़ी, मुझे सिखाया ये शासन ने कि आप ऐसे करिए ऐसे, क्योंकि वो मेरे साथ इतनी सारे बर्ताव करते थे। मैं किसानों से मिलने जा रही हूँ, वो मुझे प्यार कर रहे हैं, मैं उनको आह्वान करने जा रही थी 26 जनवरी वो मुझे रोक रहे थे, तो लोवर टी-शर्ट के ऊपर मैं साड़ी बांध करके गई। तो सबसे पहली अगर किसान पंचायत हुई है, किसान आंदोलन के समर्थन में पंचायत कोई हुई है, तो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद करती हूँ सभी उन किसानों का जिन्होंने मुझे लखीमपुर, शाहजहानपुर, बंडा में बुलाया। पर फिर बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिला। उसके बाद 26 जनवरी पे गए, लोगों ने, कुछ जो हमारे बीच के लोग थे जिनको डर था अपना, ये देखिए वो करते क्या है, षड्यंत्र करने से बेहतर है कि आप सच को सपोर्ट करें तो और ज़्यादा मजबूती होती है। तो उन्होंने, जिनको मुझसे डर था, जो मुझसे भयभीत थे लोग, जो बदतमीजी बदसलूकी कराते थे लोग, जो तंबू में बिठा करके मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, मेरे पास पूरा सिस्टम उनका है। बस ये, मैं आंदोलन ख़राब ना हो, आंदोलन बदनाम ना हो, मैं इस चीज़ को इसलिए नहीं बोलती थी, ना मैंने ये चीज़ें वायरल की, सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, सब कुछ है, सिर्फ आंदोलन के लिए कि किसानों की वहाँ पे शहादतें भी लगी हुई हैं, किसानों की वहाँ मेहनत भी लगी हुई, इसलिए मैंने किसान की बात को ध्यान में रखते हुए किसी को ये नाम ले करके नहीं बोला। तो उनको वो रोकने में मुझे लगे होते थे, लेकिन मैं पूरी मजबूती के साथ में जा कर के सपोर्ट करती थी। तो उन्हीं लोगों ने, गवर्नमेंट के लोगों को ये बोला कि आप पूनम पंडित को रोकिए। पूनम पंडित लाल किले पर पहुंची थी, लाल किले पर उपद्रव कराया पूनम पंडित ने, ये चीज़ इंटरनल उन्होंने बोली।
नेता बोलते थे कि हो सकता है पूनम पंडित बीजेपी की एजेंट हो, है, फिर समाजवादी आ जाइए, समाजवादी को पूनम पंडित समाजवादी ज्वाइन करेगी, पूनम पंडित ये करेगी, पूनम पंडित बीजेपी की एजेंट है, पूनम पंडित ये, पूनम पंडित, पूरा चैनल जिनको मेरा नाम भी नहीं पता होगा वो चैनल दिखा रहे हैं पूनम पंडित। बाकी आज पूनम भी जी, ये बताइए कि जो पहला ही सत्र अब जो शुरू होने वाला है, तो उसी सत्र में ये तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। बड़े कड़े संघर्ष के बाद कई सौ लोगों की जान भी चली गई इसमें। तो आप इस जो भी मतलब ये भाजपा ने किया है या सरकार ने किया है, इसे आप किस रूप में लेती हैं? क्या है मतलब इनकी ये षड्यंत्र ये? देखिए, ये तानाशाह देश में लाना चाहते हैं। आपने देखा होगा, एक इनके मंत्री थे, पूर्व सांसद थे, उन्होंने ये बोला था 2022 के बाद देश में चुनाव नहीं होगा, लोकतांत्रिक देश में चुनाव नहीं होगा। ये कहना ही एक अपने आप में जुर्म है, गलत है ना, ये सही बात है नहीं। तो पूर्व वो रहे, फिर अब BK जी हैं, उन्होंने बोला किसान गलत है, आतंकवादी है। कृषि मंत्री बोलते हैं भीड़ से बिल वापस नहीं होंगे। किसानों के लिए खालिस्तानी, किसानों के लिए पाकिस्तानी, किसानों के लिए आतंकवादी कहे जाने वाले लोगों को चैनल पे देश के मिनिस्ट्री मीडिया में जगह दिया जा रहा है। क्या उन पे कोई मुकदमा हुआ? पात्रा जैसे लोग गोबर बखान करते हैं चैनलों पे बैठ करके आतंकवादी हैं, है ना। देखिए, कंगना जो है, मैं उसको देश की गिनती में ही नहीं गिनूंगी। क्यों? क्योंकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, हम आज़ाद भारत में रहते हैं, और अभी 15 अगस्त को बड़े चर्चे पर्चे करके देश के प्रधानमंत्री आज़ादी का जश्न मना रहे थे, और कंगना रनौत ये बोलती हैं कि आज़ाद नहीं थे, आज़ाद भीख मिली थी, ये मिला था, और हमारा देश 2014 में आज़ाद हुआ। तो मुझे लगता है उससे पहले जितने नेशनल अवार्ड लिए हैं वो कंगना ने ब्रिटिश सरकार से लिए होंगे, क्योंकि वही बोलती है कि देश। झांसी की रानी भी बनी थी एक फिल्म के अंदर। देखिए, एक फिल्म के अंदर वो झांसी की रानी बनी। झांसी की रानी जो हमारी वीरांगनाएं हैं, उनके पैरों की धूल के एक पल कण, 1,00,000 करोड़वा कण कंगना नहीं है। आप कंगना के नाम को झांसी की रानी के नाम के साथ में ना जोड़े, क्योंकि झांसी की रानी तो वो हैं जिन्होंने अंग्रेजों को अपने शरीर तक को छूने नहीं दिया था और अपने प्राण त्याग दिए थे। झांसी की रानी वो हैं, वो ऐसी महिलाएं जिन्होंने देश को दिया है। इन्होंने लिया है, इन्होंने भीख ली है, इन्होंने देश के आतंकवादी किसान को कहा, देश के आतंकवादी बताया किसान को, है ना, खालिस्तानी बताया। तो वो इतना चर्चार प्रचार करके उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी आज़ादी के लिए, हमारे देश के लिए। इन्होंने ली है, वो भीख ली है। पद्मश्री वो भीख में मिला है। क्या पद्मश्री ऐसे अवार्ड है कि देश के किसान को खालिस्तानी बताने वाली महिला को मिलेगा? ऐसे अवार्ड है पद्मश्री। उसके बाद भी पद्मश्री का अपमान है, उसके बावजूद उस पर मुकदमा नहीं होता, उसके बाद वो जेल नहीं जाती है। आप ये देखिए, एक भी नेता नहीं बोलता। क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कंगना के इस बयान को सपोर्ट किया? नहीं किया। एक नेता है, उन्होंने विरोध किया, उनको किसी कार्यकारिणी से बाहर निकाल दिया कि कंगना है तो पगला गई हैं। वरुण गांधी ने तो कार्यकारिणी से बाहर निकाल दिया। किसानों से के मुद्दे पे बैठ कर ठीक से बात हो, उनको बाहर निकाल दिया। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अगर सच के लिए कोई भी बोलेगा तो उसको प्रताड़ित करेगी, झेलना पड़ेगा। तो ये डुगडुगी ना बनाएं आप नेताओं को। तो मैं तो जिनका स्वाभिमान जिंदा बचाओ, मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने पद को ध्यान में न रखें, आप भारतीय जनता पार्टी को ध्यान में रखें, अपने पद से इस्तीफा दे करके आप आएँ तो शायद आपको जनता माफ़ कर दे, शायद वो अन्नदाता माफ़ कर दे जिनकी शहादतें हुई हैं। और रही किसान आंदोलन, बहुत से नेता सोच रहे हैं कि इसका क्रेडिट हमें मिले, हमें मिले, हमें मिले, हमें मिले, हमें मिले। मैं इस पूरे बिल रद्द होने का जो क्रेडिट है, मैं समस्त उस परिवार को दूंगी जो किसान आंदोलन में 770 के करीब किसान हमारे शहीद हुए हैं। मैं इसका क्रेडिट लखीमपुर में जो नरसंहार करके जिनकी शहादतें हुई हैं, हमारे भाई थे, ये किसान जो सपोर्ट करते हैं आंदोलन को, आपने देखा 5 हमारे भाई शहीद हुए, इसमें 3 कार्यकर्ता इनके भी थे, है ना, जिसमें ये हुए हमारे शहीद भाई जो इतने पे 5 लोग हमारे शहीद हुए, मैं उनको दूंगी इसका क्रेडिट। मैं उन शहीद परिवार को दूंगी इसका क्रेडिट कि उनके परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो गई, शहादतें हो गई, उसके बावजूद भी वो बॉर्डर पे अड़े रहे और डटे रहे। और मैं इसका क्रेडिट उन निष्पक्ष पत्रकारों को दूंगी जब देश का मिनिस्ट्री मीडिया, चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया बिकाऊ होकर के खालिस्तानी पाकिस्तानी के चर्चे पर्चे करने लगा हुआ था, और जब सोशल मीडिया में अभिशार शर्मा जैसे पत्रकार, रविश कुमार वाजपेयी जैसे पत्रकार, हमारे बीच में साक्षी जैसी पत्रकारों ने हमारे इस आंदोलन को सपोर्ट किया, अजीत अंजुम जैसे और संदीप चौधरी जैसे, और एक आरफा नाम है, आरफा खानम जी,
उन्होंने हमारे इस आंदोलन को सपोर्ट करके दिखाया। कुछ चैनल, टीवी चैनल हैं ये, जिनके मैंने नाम लिए हैं, और अजीत जी जो है बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग बॉर्डर पे ही होते थे, ये इन्होंने हमारे आंदोलन को दिखाया। और सोशल मीडिया ने, यूट्यूबर्स ने, मैं इसका क्रेडिट उनको दूंगी, मैं इसका क्रेडिट सभी को उन्हीं को दूंगी। और जो लाइन में लगे हुए हैं कि हमें मिले, हमें मिले, इसका क्रेडिट समस्त किसान परिवार को जाता उन है। बहन बेटियों को जिन्होंने 50-50 किलो प्याज काटी थी। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने 50-50 किलो मटर छीली है, और जिन्होंने एक्टिविस्ट हैं उन्होंने सपोर्ट किया है। जितने भी हमारे एक्टिविस्ट हैं उसमें ज़ैबा खान भी आती हैं, काजल भी आती हैं, और पंकज भी आते हैं, मोहित भी आते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे एक्टिविस्ट हैं, उनको मैं दूंगी। एक किसी व्यक्ति को इसका क्रेडिट नहीं, क्योंकि नाइंसाफ़ी हो जाएगी देश की जनता के साथ, क्योंकि जन आंदोलन था, देश का आंदोलन था। पूनम जी, मेरे इस बयान से भी कुछ लोग खफा हैं, क्योंकि मैंने, कुछ लोग मुझसे उम्मीद कर रहे थे कि मैं 2-4 नेताओं के नाम दे करके सपोर्ट कर दूं, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे जितने भी नेता हैं, मैं माफ़ी चाहती हूं आपसे कि मुझे जो लगा, मैं आज़ाद हूं, आज़ाद भारत में रहती हूं, और मैं जानी जाती हूं बेबाकी के लिए। लोग मुझे बेबाकी के लिए जानते हैं, तो मैं आपको क्रेडिट नहीं, मैं समस्त लोगों को दूँगी। पूनम जी, आपके परिवार में आप 4 बहन भाई हैं, और 2 बहनों की शादी हो चुकी है, भाई की भी शादी हो चुकी है, आपकी भी उम्र शादी के लायक हो रही है। आप कब शादी कर रही हैं, और कैसा होगा आपका पति? ओह! ये तो बड़ा कैड़ा सवाल आपने पूछ लिया है। मैं शादी करूँगी बहुत जल्दी। अभी देखिए, मेरी एक वो थी, मुझे खुशी है इस बात की, आपने देखा होगा मेरा बहन भी आया था, कि जब तक बिल रद्द नहीं हो जाएगा ना, और हम शादी नहीं करेंगे भाई। पूरा बवाल हुआ था इस बात पे भी, और बिल भी रद्द हो गया है। और अभी मुझे इंतज़ार है कि सभी सम्मानित व्यक्ति अपने घर चले जाएँ, और जितने लोगों पे मुकदमे हुए हैं, वो मुकदमे सरकार रद्द ले ले, क्योंकि नेताएँ अपने घर चले जाते हैं, मुकदमे झेलते हैं किसानों के युवा बच्चे, क्योंकि आह्वान कर लेते हैं नेता, लेकिन युवा जो है वो मुकदमों में घिर जाता है। सभी मुकदमे भी वो वापस हो जाएंगे जल्दी, सभी बॉर्डर से चले भी जाएंगे। और मेरा पति जो है नॉर्मल होना चाहिए, कोई ये नहीं बड़ी बड़ी गाड़ियों वाला, बड़ी बड़ी कोठी वाला होना चाहिए। नॉर्मल, मैं जैसी हूँ ऐसी। बस मुझे जब भी कोई आवाज़ देश के लिए मुझे उठानी पड़े, वो मुझे रोके नहीं, वो मुझे टोके नहीं, क्योंकि पति और पति के परिवार होने से पहले किसान परिवार मेरा है, और मुझे आज़ाद रहने की अनुमति दे किसानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, ताकि मैं आवाज़ बुलंद कर सकूं। बाकी जो परिवार में, मैं भी समझती हूं कि परिवार के लिए क्या सम्मानित है, क्या सम्मानित नहीं है। बाकी मुझे फ़ौजी पसंद है। बचपन की तमन्ना थी मेरे कि फ़ौजन बन के रहूँ साथ में, आस थी मेरे बचपन की। हाँ, तो मुझे फ़ौजी पसंद है। बाकी देखते हैं किस्मत में अभी क्या है। किसी का ऑफर आया आपकी वो शादी के लिए कि नहीं आया? बहुत सारे आते हैं। मेरी मम्मी पढ़ी हुई नहीं है, पता है आजकल मोबाइल का ज़माना, चिट्ठी का ज़माना भी नहीं है, तो वो कांटेक्ट नहीं कर पाते। तो मैं इतने घर आती हूँ तो ना, 2 महीने में, 1 महीने में, अब तो जल्दी जल्दी आ रही हूँ, तो इतनी चिट्ठियाँ होती हैं। मैं हैरान हूँ कि कौन से ज़माने में लोग चले गए हैं। तो मेरी मदर क्या करती हैं, बोलती हैं ज़रा पढ़ देना मेरी बेटी के लिए है। तो मेरी पड़ोसन जो है वो पढ़ती हैं कि पूनम जी शादी करना चाहते हैं, सब हंसते हैं, मोहल्ले में भी सब खुश रहते हैं इन बातों से भी। तो मैं हैरान हूँ कि मोबाइल का ज़माना है और लोग आज भी चिट्ठी लिख रहे हैं। अभी भी क्या हुआ, 8 दिन पहली बात है, मैंने अपने कॉल से 112 नंबर कॉल भी लगवाया। एक व्यक्ति, मुझे लगा कि वो थोड़े से मतलब साइको है, और मुझे लगा, जैसे मैंने फ़ील किया, तो वो मेरे घर पे साइकिल चला करके आए। कहाँ से? कि वही कानपुर से कानपुर से साइकिल साइकिल चला करके 6 दिन की उनकी यात्रा रही। तो मुझे लगा कि वो थोड़े साइको हैं, और वो मतलब उससे शादी करने के लिए ही आए थे। अब मैं हैरान थी कि मतलब इतनी दूर से कैसे साइकिल से आ गए। तो मैंने उनको बोला, मतलब मेरे ताऊ जी वगैरह सब आए थे, तो मुझे मजबूरी में, वो मेरे घर से ही नहीं जा रहे थे, मजबूरी में मुझे 112 नंबर पे कॉल करना पड़ा। और एक हमारे अंकल हैं पुलिस से, तो पुलिस जैसे भेजते हैं वो आए, वो उन्होंने देखा, अरे बेटा बाप रे, तो इस चीज़ को ज़्यादा तुक न देना, और नाम वाम डिटेल विटेल कुछ मीडिया पे मत बताना, ठीक है, ख़त्म हो गई बात। तो ये शादी का आलम ये है। तो वो मेरे फेवरेट रहे राजेश खन्ना। राजेश खन्ना जैसा पति होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए फौज के अंदर। अगर कोई फौजी भाई इस वीडियो को देख रहा हो और इसकी शक्ल, उनके रंग रूप, उनके चाल ढाल नहीं, शक्ल से राजेश कुछ नहीं होता खन्ना क्योंकि- जैसे से मिलती हो, तो आप मिल सकते हैं। नहीं, देखिए, मैं शक्ल नहीं, मतलब मैंने आपको अपनी फेवरेट पर्सनालिटी बताई है, जैसे अच्छे से व्यक्ति मैंने कहा थे। ना, आदत भी ऐसी होनी चाहिए, कुछ थोड़ा झुक के जैसे- चलने वाले, हिलने बिल्कुल, डुलने हाँ, वाले। वाह, वाह, वाह। ऐसा नहीं है, शक्ल तो काली भी होगी तो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अमीर नहीं होगा तो ज़्यादा चलेगा। अमीर नहीं होगा, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हाँ, होना क्योंकि चाहिए। देखो, एक फौजी होता है ना, एक जवान और एक किसान, इनसे हमारी पहचान है ना। किसानों के हम बच्चे हैं,
किसानों के बच्चों को, किसानों को झेलना पड़ता है सब कुछ, और फिर जवानों को। तो मेरे फेवरेट हैं फौजी। मेरे जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं उस पे भी लिखा हुआ है इंडियन आर्मी है वो। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मुझे पसंद है। मैं फौजियों की सोच को सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि वो हमारे देश के लिए कितना कुछ करते हैं। तो संघर्षशील मैं हूँ, संघर्ष मैंने किया, तो मुझे एक थाली पड़े एसी में व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे संघर्षशील चाहिए। मैं देश के लिए आवाज़ उठाऊं और मेरे पति देश की सेवा करें। एक आखिरी सवाल कि आप ब्राह्मण हैं जी। और ब्राह्मण हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं। आप किसके लिए सद्बुद्धि का आशीर्वाद देना चाहेंगी? किसके लिए मतलब कुछ आप वो रखिए ना ऑप्शन। ऑप्शन मतलब कि किसको जल्दी से बुद्धि आ जाए, जैसे कि अभी ओह! समझ गई मैं। ओह माय गॉड! मैं चाहती हूँ कि पूरे देशवासी जितने भी हैं सभी आशीर्वाद दें और सद्बुद्धि का विकास हो माननीय प्रधानमंत्री जी का, और हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो अब की बार सरकार भी नहीं चाहती कि वो मुख्यमंत्री बने, और सत्ता में जितने सत्ताधारी लोग बैठे हुए हैं, बस वो ये उनको आशीर्वाद देश की जनता दे। मैं तो उन्हें क्या दूँगी, बस मैं दुआ करूँगी परमात्मा से कि उनकी बुद्धि का विकास हो। तो ये हमारे साथ थी पूनम पंडित जी। और पूनम पंडित जी के बारे में आपने उनके बचपन से लेके और अब तक के बारे में, उनका जब पूरा सफ़र है, कैसे कैसे उन्होंने लोग सोचते हैं अपना ना, सफ़र तय किया है। लोग ये सोचते हैं कि मतलब लग्जरी लाइफ जी रही होगी, लग्जरी लाइफ जी रही होगी, इस तरीके से लोग भी सोचते होंगे, है ना। अब लेकिन शुक्र है कि आप घर आए हुए हो, तो जो लोग घर आए हुए हैं वो देखते हैं, जानते हैं। बाकी संघर्ष अगर आप करेंगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा दे। सत्य सिर्फ परेशान होता है, पराजित कभी नहीं होता। और मैं उन लोगों से नहीं बनी, ना मैं उस कैटेगरी में आती जो एसी में पड़े होते, दूसरों के घर में अपनी माँ को सपोर्ट करने के लिए बर्तन तक साफ़ किए हुए हैं मैंने। तो मुझे कोई ऐसे हटा नहीं सकता, कोई ऐसे गिरा नहीं सकता, क्योंकि मैं सच से बनाई हुई वो हूँ, इस तरीके से नहीं कर सकता। बाकी आप सब लोग मेहनत करेंगे, संघर्षशील रहेंगे, सब आगे बढ़ेंगे। मैं इस बात में मतलब इनका कटाक्ष करूँगा कि पूनम पंडित वाकई लग्जरी लाइफ जी रही हैं। कहते हैं कि भारत गांव में बसता है, बिल्कुल। और पूनम पंडित भी गांव में ही रहती हैं, गांव में बसती हैं। गांव की लाइफ ऐसी होती है, इनके घर में नीम का पेड़ लगा हुआ है, शुद्ध हवा ले रही हैं यहाँ पे, कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत ही सुंदर इन्होंने घर बनाया हुआ है, काफ़ी फूल पत्ती पेड़ पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं। तो वाकई और पूनम पंडित जी के जो चाहने वाले हैं हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। बहुत सारे लोग इन्हें चिट्ठियाँ लिखते हैं, मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, इनबॉक्स इनके फुल रहते हैं। कितने लोग हैं इन्हें मैसेज करते हैं, कहते हैं कि बस एक बार बात कर लीजिए। हालांकि इनके पास टाइम कम होता है, लेकिन फिर भी सबका ख्याल रखती हैं और हमारे चैनल पे आई, हमारा भी ख्याल रखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।